नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में इस बार का जो चुनाव है, इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरी नज़र में महाराष्ट्र का चुनाव चुनौतियों का चुनाव है। हर पार्टी के सामने चुनौती है। अलग अलग पार्टियों की सबकी एक एक करके बात करता हूं किसके सामने क्या चुनौती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें। याद रखिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी थी। मोदी ने एक ही चुनाव में उसको 2014 में पहले नंबर की, पहले लोकसभा में और फिर उसके बाद विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बना दिया। तब से भारतीय जनता पार्टी वो पहले नंबर का अपना स्थान बरकरार रखे हुए। अब उसके सामने दो चुनौतियाँ हैं। एक, अपनी पार्टी के लिए कि वो जो वर्चस्व उसका है महाराष्ट्र की राजनीति में वो बरकरार रहे। पिछली बार से ज़्यादा सीटें लड़ रही है बीजेपी। उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा जीतेगी। पिछली बार 23 सीटें जीती थी। इस बार उम्मीद है कि वो 26, 27 या 28 जो लड़ रही है, 28 के 28 जीत सकती है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। और मैं इस बात से, इस तर्क से सहमत नहीं हूँ जो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग तरह का चुनाव हो रहा है। पूरे देश में एक तरह का होगा, महाराष्ट्र में अलग कैसे होगा? और अगल बगल के राज्य में राजस्थान, गुजरात जो है वो एक तरह से वोट कर रहा है अगर, तो महाराष्ट्र उससे उल्टा कैसे वोट करेगा? ये बात समझ के परे है। लेकिन चुनाव होता है तो बीजेपी के सामने दो चुनौतियां मैंने कही। एक, अपना वर्चस्व बनाए रखने की, नंबर 1 की स्थिति जो है, और अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की, जो उसका स्ट्राइक रेट 90s में है, उसको बनाए रखने की। दूसरी चुनौती है एनडीए की संख्या को बरकरार रखने की, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। अगर किसी एक राज्य में एनडीए का पिछला परफॉर्मेंस दोहराना कठिन नज़र आ रहा है तो वो है महाराष्ट्र। इसलिए कि गठबंधन की पूरी सूरत बदल गई है। 2019 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था और लोकसभा में जो है दोनों ने मिलाकर 48 में से 41 सीटें, 41 आउट ऑफ 48 सीट्स जीती थी। अब वो परफॉर्मेंस दोहराना, ज़्यादातर जो सर्वेयर्स हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें यानी एनडीए की सीटें बहुत ज़्यादा घटेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। घटेंगी ऐसा मुझे भी लगता है। नुकसान तो होगा, क्योंकि कई अननोन फैक्टर हैं जो इस चुनाव में हैं। जैसे दो पार्टियां, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, दोनों टूट चुकी हैं। अब देखिए, चुनौती की बात मैं कर रहा हूं तो चुनौती है, पहले बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना के दोनों धड़ों के सामने चुनाव आयोग के हिसाब से असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, नाम भी मिल गया है पार्टी का। उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से जो दूसरी शिवसेना है, जिसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, उन दोनों के सामने चुनौती है। पहले एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की, पार्टी तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। अब उनके सामने देखिए, सरकार बना लेना, ज़्यादातर सांसदों को अपने साथ, विधायकों को अपने साथ ले लेना मुश्किल काम था। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम है शिवसैनिकों के बीच में ये स्थापित करना कि वही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग का फैसला कुछ भी हो, एकनाथ शिंदे को अब चुनाव में ये साबित करना है कि शिवसैनिक उनके साथ हैं, केवल विधायक और सांसद साथ नहीं हैं। उनको ये साबित करना है कि जो काम राज ठाकरे नहीं कर पाए वो काम एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। यानी शिवसेना का जो राजनीतिक आधार है, जो जनाधार है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इसमें अभी संदेह है। इसको बहुत निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है। क्या सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को सिंपैथी का कोई लाभ मिलेगा? इसका भी कोई जो है प्रमाण अभी तक तो मिल नहीं रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये अनिश्चितता जो मैं कह रहा हूँ, चुनौती के साथ साथ दूसरा जो फैक्टर है वो है अनिश्चितता का। तो एकनाथ शिंदे को न केवल ये साबित करना है कि वो दरअसल वास्तव में जनाधार की दृष्टि से भी असली शिवसेना है, उनको एनडीए में अपनी उपयोगिता भी साबित करनी है।
कि वो एनडीए के लिए उपयोगी हैं और एनडीए का वोट बढ़ाने में, उसका जनाधार बढ़ाने में सहायक हैं, उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में सहायक है। अन्यथा इस चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री का पद खतरे में पड़ सकता है, और मुख्यमंत्री का पद भले ही खतरे में न पड़े, क्योंकि कुछ ही महीने बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, उनकी पार्टी की सीटों की संख्या जो उनको अपेक्षा है उससे कम हो सकती है। ये बात तो तय मान कर चलना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपने को असली शिवसेना साबित करने की और उसका जनाधार हथियाने की, कि वो जनाधार अगर लेकर आए हैं तो एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है, और केवल अब तात्कालिक दृष्टि से नहीं, केवल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और ज़्यादा होगी विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में, मनपा के चुनाव में जो है उनकी उपयोगिता और ज़्यादा होगी। और मनपा, आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कॉरपोरेशन है पूरे देश में जिसका बजट कई राज्यों के बजट से ज़्यादा है, तो वो बहुत बड़ा सत्ता के आकर्षण का केंद्र है, और शिवसेना के लिए दशकों से वो ब्रेड बटर का काम करता रहा है, और शिवसेना का संसाधन वहीं से आता रहा है। अगर वहाँ सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो उद्धव ठाकरे की राजनीति के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन ये तो भविष्य की बात है। अभी सवाल ये है कि क्या वो इस चुनाव में ये साबित कर पाएंगे कि शिवसेना का जनाधार उनके साथ है। ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को साबित करना है कि वो अपनी पार्टी को तो नहीं बचा पाए, अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए, अपने सांसदों को साथ नहीं रख पाए, अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए। और उनके सांसद, खास तौर से विधायकों की बात नहीं करूंगा, सांसद खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे। अगर अलायंस ना होता तो शिवसेना को इतनी सीटें न मिलती, लेकिन वो जब अलायंस में थे तब भी एडवर्सरी की भूमिका में थे, और अब जब बाहर हैं तो जाहिर है कि उसी भूमिका में होंगे ही। तो उनके सामने ये साबित करने की चुनौती है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया कि एकनाथ शिंदे का गुट असली शिवसेना है, वो फैसला उनका ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। जो ज़मीनी सच्चाई है वो अलग है, और जो कागज़ पर सच्चाई दिख रही है वो अलग है। तो उनको चुनाव आयोग के फैसले को गलत साबित करने की चुनौती है, और ये भी चुनौती है कि उनको बाला साहब ठाकरे का जो राजनीतिक उत्तराधिकार है उसमें उनके पास कोई कमी नहीं आई है, और उनके पास पूरी तरह से इंटैक्ट है जैसे पहले था। अब ये चुनौती जो है, फिर कह रहा हूँ, चुनौती के साथ अनिश्चितता है। क्या उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिलेगा? क्या एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण उनको कोई सहानुभूति मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। और एकनाथ शिंदे सांसद और विधायक तो ले ही गए हैं, क्या जनाधार भी ले गए हैं? उद्धव ठाकरे को ये साबित करना है कि शिवसेना का जनाधार उनके पास है, ज़मीन पर असली शिवसेना वही है। तभी उनके लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उनकी उपयोगिता साबित होगी। अभी उन्होंने अपनी पिछली परफॉर्मेंस के दम पर कांग्रेस पार्टी को दबा दिया, और शरद पवार के धड़े को जो एनसीपी का है उसको दबा दिया। तो नंबर 1 की पोजीशन उनकी बनी हुई है, लेकिन ये तभी बरकरार रहेगी। फिर याद दिला रहा हूँ कि कुछ महीने बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के महाराष्ट्र में। तो उनकी नंबर 1 की स्थिति तभी बनी रहेगी अगर इस चुनाव में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर वो साबित करेंगे कि शिवसेना का जनाधार उनके पास है। और इतना ही नहीं, उनको ये काम केवल अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए नहीं, अपने नेतृत्व के लिए नहीं करना है, अपने बेटे आदित्य ठाकरे के भविष्य की राजनीति के लिए भी करना है। वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पहला कदम होगा। अगर वो साबित कर देते हैं कि असली शिवसेना का जनाधार उनके पास है, तो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो रास्ता अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है उनके लिए। अभी सामने जो चुनौती है वो ये है कि वो साबित करें कि शिवसेना का जनाधार, शिवसेना का वोट जो है उनके पास है। तो ये उद्धव ठाकरे की चुनौती है। अब चुनौती 2 और बचती है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, आज वो अपने घाव सहला रहे हैं। 2 नावों की सवारी उनको बहुत भारी पड़ी। वो एक तरफ जो है कांग्रेस और शिवसेना से बात करते रहे, दूसरी तरफ भाजपा से भी बात करते रहे, और ये वो आखिरी समय तक तय नहीं कर पाए कि किस तरफ उनको जाना है, किस तरफ उनका ज़्यादा फायदा है।
शरद पवार मेरा मानना है कि व्यापारी है, राजनीति के व्यापारी है। वो जो है जनाधार वाले नेता नहीं है। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े नेता को आप कैसे कह देंगे कि जनाधार वाले नेता नहीं है। 1999 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर। अब उनकी राजनीतिक नैतिकता देखिए कि उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस तोड़ी, बाहर निकले और अपनी पार्टी बनाई 99 में। मार्च अप्रैल 99 की बात है। और उसी साल अक्टूबर में चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, उसी कांग्रेस के साथ जिसको तोड़कर वो निकले थे। 99 से आज 2024 में हम खड़े, 25 साल हो गया। 25 साल में वो अपनी पार्टी को विधानसभा में बहुमत के पास भी नहीं ले जा पाए। बहुमत दिलाना तो बहुत दूर की बात है। शरद पवार निर्विवाद रूप से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं। इसके बावजूद उनकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो छवि है, परसेप्शन है उनके बारे में, दोनों मेल नहीं खाते। लोकसभा चुनाव में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी की मेरा मतलब है, वो रही है 2009 में। विधानसभा में भी रही है और लोकसभा में भी 8 या 9 सीटें जीते थे, शायद 9 सीटें जीते थे लोकसभा की 2009 में। 48 में से 9 आउट ऑफ 48, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है लोकसभा चुनाव में शरद पवार की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उनकी ताकत कितनी होगी जब उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी तोड़कर बड़ा हिस्सा लेकर जा चुके हैं। बड़ा हिस्सा इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि विधायक उनके साथ गए हैं। जनाधार गया है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। अब शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बेटी को बारामती से लोकसभा का चुनाव जिताना। अपनी राजनीतिक विरासत अगर कुछ बचेगी तब वो अपनी बेटी को सौंप पाएंगे। तो उनको साबित करना है इस चुनाव में कि अभी उनकी राजनीतिक विरासत बची हुई है। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि बारामती से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव जीते। पिछले 5-7 सालों में इस बात का आकलन करते रहे कि कहाँ जाने में फ़ायदा है। कभी उनको लगा कि बीजेपी के साथ जाएंगे, सुप्रिया सुले जो है केंद्र में मंत्री बन जाएंगी, राजनीतिक रूप से वो संगठन नहीं चला सकती, तो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं कर सकती। ये सुप्रिया सुले खुद बोल चुकी हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति यानी राज्य की राजनीति नहीं करना चाहती, केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं। वहाँ ज़्यादा आसान है, लोकसभा में पहुँच जाएँ, उसके बाद जो भी पार्टी सत्ता में हो उसके साथ हो जाए, मंत्री बन जाएँ, ये सब आसान होता है। उन्होंने आसान रास्ता चुना। उनको मालूम है कि संगठन चलाना उनके बस की बात नहीं है। ये बात लेकिन शरद पवार मानने को तैयार नहीं। वो अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को सौंपना चाहते थे। इसी बात से अजीत पवार नाराज़ थे। अजीत पवार नाराज़ हैं 2009 से उनसे। कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन हुआ था 1999 में, उसके बाद तय हुआ था कि अगले चुनाव में जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो उसका मुख्यमंत्री होगा। 2009 के चुनाव में एनसीपी को कांग्रेस से 1 सीट ज़्यादा मिली थी। कांग्रेस मुख्यमंत्री का पद देने को तैयार थी और अगर एनसीपी का मुख्यमंत्री कोई बनता तो अजीत पवार बनता। शरद पवार ने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तब से अजीत पवार की नाराज़गी उनसे ख़त्म नहीं हुई है कि मेरे लिए मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर आया तब उन्होंने जो है वो मेरे ही खिलाफ दांव चल दिया। तो अब वो अलग हो चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं। सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरह से घर की लड़ाई राजनीति के मैदान में आ गई है। तो अब राजनीति के मैदान में भी उनको अपना वर्चस्व साबित करना है और घर की जो लड़ाई है उसमें भी जीतना है। तो अजीत पवार को वही काम करना है जो एकनाथ शिंदे को, कि उनके साथ विधायक तो आए हैं, क्या उनके साथ मतदाता भी एनसीपी का आया है? क्या एनसीपी का समर्थक वर्ग भी आया है, कार्यकर्ता भी आया है? ये इस चुनाव से तय होगा और इसी चुनाव के नतीजे से तय होगा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति क्या होगी। एनडीए में उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी रहेगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ये इस चुनाव के नतीजे से साबित होगा। उनको भी एकनाथ शिंदे की तरह एनडीए में अपनी उपयोगिता साबित करनी है। तो महाराष्ट्र का चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ चुनाव है और देखना है कि कौन अपनी चुनौती पर खरा उतरता है, कौन इस चुनौती को अवसर में तब्दील करने में सफल होता है।
तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।